अगर आपके पास एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम, और वो किसी एक टाइम के ऊपर एक थर्मोडायनामिक स्टेट के ऊपर है, जैसा कि यहां पे दिखाया गया, सपोज स्टेट नंबर 1 जहां पर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, तो स्टेट फिक्स हो सकती है 1, स्टेट 1। अब आप उसके ऊपर कोई एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस एक्ट करवा दीजिए, उससे क्या होगा, उसके पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, अदर पैरामीटर्स में वेरी, और अल्टीमेटली वो जो सिस्टम है थर्मोडायनामिक सिस्टम, क्लोज सिस्टम, वो एक नई स्टेट के ऊपर पहुंच जाएगा, जैसा यहां दिखाया गया, स्टेट नंबर 2, 1 से चला स्टेट नंबर 2 के ऊपर पहुंच गया। और कैसे पहुंचा स्टेट नंबर 2 के ऊपर? दैट वाज बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस विच एक्टेड अपॉन द सिस्टम, और उस प्रोसेस ने इसको 1 से 2 तक पहुंचा दिया। ऑलराइट, अब यहां बात आती है कि वो जो प्रोसेस हुई, प्रोसेस 1 to 2, ऐसे ही बोलेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस 1 to 2, जो कि क्लोज सिस्टम के ऊपर हुई, क्या हम उसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिख सकते हैं? नाउ दिस इज द क्वेश्चन एंड द आंसर इज यस, वी कैन राइट डाउन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स as applicable to individual process of the closed system। मैं साइकिल की बात नहीं कर रहा, साइकिल के ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है उसकी चर्चा भी पहले कर चुके हैं, लेक्चर्स उठाकर देख लीजिए पिछले। लेकिन यहां पे बात कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल प्रोसेस के ऊपर, सिंगल प्रोसेस के ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी लगाया जा सकता है, और उसकी फॉर्म क्या होगी? दिस इज द फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, del Q is equal to dE plus del W। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल टू a closed system undergoing a process। ध्यान दीजिए, I am not talking about undergoing a cycle, I am talking about undergoing a single process। ठीक है, एक प्रोसेस के दौरान फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर आपने लगाना है एक प्रोसेस के ऊपर, तो वो इस तरह से लगेगा। ये कहां से आया, कैसे आया, घबराना नहीं है। शायद आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, पिछली वीडियो जरा उठाकर देख लीजिए, लेक्चर नंबर 38, उसमें मैंने आपको यही डेराइव करके बताया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ साइकिल, उसकी कॉन्सिक्वेंस के रूप में ही हमने ये इस इक्वेशन को डेराइव किया था। तो आप जरा एक बार उठाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक आपके सामने मिल जाएगा इस वीडियो का जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था आपको। और वीडियो के एंड में मैंने आपको यहां पर छोड़ा था कि ये जो हमारे पास इक्वेशन निकल कर आई है, del Q is equal to dE plus del W, इसमें ये E क्या है? E को हम बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, इसको सिंपली हम बोलेंगे एनर्जी, एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, थोड़ी बहुत अगर थर्मोडायनामिक्स की नॉलेज आपको है, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस हम कैसे लिखते हैं? del Q is equal to du plus del W। E की जगह हम क्या लिखते हैं? U लिखते हैं, और U को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो मैंने ये आपको क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको क्या दिखा दिया कि del Q is equal to dE plus del W है। स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा फोकस कीजिए, जो मैंने आपको बताया बिल्कुल करेक्ट बताया। इनफैक्ट यही फंडामेंटल फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जब हम एक प्रोसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, फंडामेंटल फॉर्म यही है। इसी में से वो टर्म इंट्रोड्यूस होने जा रही है जिसको आप इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो चलिए आज मैं आपको वही एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मैं हूं आपके साथ एक ऐसा नहीं, आप देख रहे हो मैक ऑनलाइन लेक्चर्स के ऊपर बेसिक थर्मोडायनामिक्स पर लेक्चर नंबर 39। और शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि यहां हमने डेल क्यों लिखा, यहां डी क्यों लिखा, यहां डेल क्यों लिखा? क्योंकि हीट ट्रांसफर Q और वर्क ट्रांसफर W ये दोनों ही पाथ फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर पाथ वेरी हो रहा है 1 से 2 पहुंचने में, ये पाथ ना हो करके कोई और पाथ है या कोई इधर से पाथ है, तो ये वैल्यूज चेंज कर जाएंगी, Q की और W की, हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर की। तो वो पाथ पर डिपेंड कर रही हैं, इसलिए पाथ फंक्शन जो भी हमारे पास चीजें होती हैं जो पाथ पर डिपेंड करती हैं, उनको हम D से नहीं डेल से लिखते हैं। D से हम उनको लिखते हैं जैसे E है, जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, जो कि प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की, स्टेट पर डिपेंड कर रही हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। किसी भी पाथ से होकर के जाइए उसकी वैल्यू उतनी ही आएगी, उसको कहते हैं पॉइंट फंक्शन। तो E हमने देख लिया था, एनर्जी जो है वो पॉइंट फंक्शन थी, बड़ी जबरदस्त चीज थी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पिछली वीडियो उठाकर देख लीजिए, बहुत सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने जा रहे हैं। मैंने आपको यह बताया था बिल्कुल क्लियरली कि ये दो क्या है, Q और W पाथ फंक्शन है, लेकिन इन दोनों का अगर आप डिफरेंस ले लेते हो, इसको उठाकर इधर ले आइए, del Q माइनस del W, तो वो क्या है?
डिफरेंस ऑफ टू पाथ फंक्शंस आपके पास आ रहा है, लेकिन मजे की बात ये रही कि वो आपके पास डी, दैट मींस पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो दो पाथ फंक्शंस का जब आपने डिफरेंस किया हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर का, तो वो आपके पास पाथ फंक्शन नहीं आया, वो पॉइंट फंक्शन आया। ठीक है, बड़ी मजे की बात थी, लेकिन ये सामने हमारे आया। तो चलिए अब थोड़े ही टाइम में मैं आपको बताता हूं कि ये ई का मतलब क्या है, एनर्जी का मतलब क्या है, और इसमें से वो इंटरनल एनर्जी की टर्म कैसे आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ये जो हमारे पास ई यहां पे टर्म है, इसको हमने नाम दिया एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और इस एनर्जी ऑफ द सिस्टम में कौन कौन सी एनर्जी शामिल हो सकती हैं? इसमें हो सकता है सिस्टम की कुछ काइनेटिक एनर्जी हो, के ई में लिख देता हूं शॉर्ट में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसमें हो सकता है सिस्टम की कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो, पीई में लिख देता हूं। ठीक है, और इसमें कुछ बाकी की एनर्जी जो भी बचती है उसको हम आई लिख देते हैं। आई मींस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, ये तीन चीजों को मिला के टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बनती है, जिसको हमने कैपिटल ई लिखा। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी क्यों है सिस्टम की? देखो भाई, मान लो आपके पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ही है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है, सिलेंडर के अंदर आपने गैस किसी प्रेशर किसी टेम्परेचर के ऊपर आपने ली हुई है, तो वो गैस जो है वो आपके लिए क्या बन गया? थर्मोडायनामिक सिस्टम बन गया। अब अगर वो सारी की सारी गैस, दैट मींस थर्मोडायनामिक सिस्टम, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा है, कुछ ना कुछ मास तो उसका होने ही वाला है, अगर वो कुछ वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर सिस्टम के ऊपर स्टेट 1 से स्टेट 2 तक पहुंचाने के लिए एक प्रोसेस एक्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल वो पिस्टन जो है वही इनवर्ड मूव करता चला जा रहा है, हम कह रहे हैं स्टेट 1 से स्टेट 2 तक पहुंचाने के लिए पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे पिस्टन रेसिप्रोकेट करता चला जा रहा है वैसे वैसे सारा का सारा मास एक वेलोसिटी से पूरा आगे की तरफ ट्रेवल भी करता चला जा रहा है। तो इसका मतलब है उस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², क्योंकि मास तो है वेलोसिटी भी है, तब उस केस में काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी, अगर ग्राउंड लेवल से कुछ एलिवेशन पे आपका सिस्टम है, वो चैम्बर जो है, तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और उसके अलावा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या है? दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। अगर वो गैस है तो उस गैस के अंदर एक रैंडम जिगजैग मोशन होता है, ठीक है जी, उस मोशन की वजह से उसके पास एनर्जी है। ये आपको पता ही होगा, इंटरनल एनर्जी में अलग अलग टर्म्स ऑफ एनर्जीज आ जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो रिवॉल्विंग एनर्जी है, वो अपने एक्सिस के अबाउट भी स्पिन कर रहे हैं तो वो उनकी स्पिनिंग की वजह से एनर्जी है। तो जो मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, जैसे वाइब्रेशंस हैं अंदर तो वाइब्रेशनल एनर्जी है, ठीक है जी, मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो वो सारी एनर्जीज मिलाकर क्या बनती हैं? इंटरनल एनर्जी बनती है। तो इसके अलावा तो कोई और एनर्जी नहीं बचती ना इन जनरल। अब एक ऐसा सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, जिसमें ये तीनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी थी, काइनेटिक, पोटेंशियल और इंटरनल एनर्जी, और वो स्टेट 1 के ऊपर था। अब उसके ऊपर एक प्रोसेस एक्ट करवाई गई जिसने उसको स्टेट 2 तक पहुंचा दिया। तो जब वो स्टेट 2 तक पहुंचा तो इन एनर्जीज में क्या क्या चेंज आया, अब हम वो देख लेते हैं। कैसे? अगर हम बात करें कि ई एनर्जी, जो कि यहां पर हमने डी से लिखा, कहने का मतलब वो पॉइंट फंक्शन थी, तो स्टेट 1 के ऊपर उसकी एनर्जी थी E1। ऐसे ही जब वो स्टेट 2 के ऊपर पहुंचा उसकी एनर्जी बन गई E2, ठीक है ना, क्योंकि वो पॉइंट फंक्शन है, E1 E2 से आप लिखोगे। तो अगर आप डिफरेंस लेना चाहते हो कि कितना चेंज इन एनर्जी आ गया सिस्टम जब 1 से 2 तक गया, कितना चेंज इन एनर्जी E, ठीक है, तो वो क्या आएगा? DE, चेंज इन एनर्जी, यही वो चीज आएगी, ठीक है, जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंचा। सो दिस D इज नाउ गोइंग टू बी इक्वल टू E2 माइनस E1, फाइनल माइनस इनिशियल। ये कन्फर्म है, ठीक है जी। सो DE, यहां से E इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस इंटरनल एनर्जी। सो DE क्या बनेगा? DE बनेगा D इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट, प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्लोज सिस्टम, व्हाइल अंडरगोइंग द स्टेट चेंज। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब देखो, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? अगर पूरा का पूरा मास एक वेलोसिटी से भी ट्रेवल करता चला जा रहा है, जैसे जैसे पिस्टन मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे प्रोसेस उसके ऊपर एक्ट हो रही है, तो इन जनरल जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, आपने भी नोटिस किया होगा, वो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस तो है नहीं जहां काइनेटिक एनर्जी आपको दिखने में मिले सिस्टम की। तो इसका मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फिर क्या हुआ? 0 हुआ।
और अगर किसी केस में आपको इस तरह से दिखता भी है कि पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम है वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जितनी देर में वो प्रोसेस कंप्लीट होती है 1 से 2 तक, ध्यान दीजिए, जितनी देर में वो प्रोसेस कंप्लीट होती है स्टेट 1 को स्टेट 2 तक लाने में, उस दौरान उसकी काइनेटिक एनर्जी में हार्डली कोई चेंज है। ठीक है, तो इसका मतलब है डी काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1 से 2 के बीच में वो नेग्लिजिबल है, दैट इज अप्रोचिंग टू 0। इसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, क्या एलिवेशन में कुछ चेंज आ रहा है? एलिवेशन में भी पहली बात तो चेंज है ही नहीं इन जनरल, और अगर कुछ एप्लीकेशंस में आपको नजर आता भी है तो वो नेग्लिजिबल रहेगा, क्योंकि जितनी देर में ये प्रोसेस 1 से 2 हो जानी है उतनी देर में कितना चेंज आ जाएगा। सो दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज आल्सो गोइंग टू बी 0। तो बचता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब है जो आपके पास डीई है, चेंज इन एनर्जी, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बाकी तो जो कुछ है उसमें तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। जहां तक चेंज की बात कर रहे हैं एनर्जी में, तो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ओनली। ठीक है जी, इसी इंटरनल एनर्जी को हम लिखते हैं कैपिटल यू से। ठीक है जी, सो दिस इंटरनल एनर्जी इन थर्मोडायनामिक्स इज रिटन एज कैपिटल यू। ठीक है जी, सो डी ई आपके पास जो है दैट इज नाउ इक्वल टू डी यू। सो प्रैक्टिकली इफ डी ई इज इक्वल टू डी यू, देन व्हाई शुडंट वी राइट डी ई इज इक्वल टू डी यू इन दिस इक्वेशन ऑल्सो। सो अगर हम यहां पर लिखते हैं तो हमारे पास बनता है डेल क्यू इज इक्वल टू डी ऑफ ई की जगह आ जाएगा u plus del of w. Now this is the practical form of first law of thermodynamics for a process. प्रैक्टिकल फॉर्म ये बनती है, जबकि फंडामेंटल एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर्म यही रहेगी। तो यहां पर E को हमने U से रिप्लेस कर दिया, वेयर U इज, याद रखिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कौन सा सिस्टम? क्लोज्ड सिस्टम। तो ये आपके पास इक्वेशन है जिसको आप यूजुअली डील करते हो फॉर द प्रोसेसेस ऑफ द क्लोज सिस्टम। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए साथ में, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया, लेकिन शेयर करना मत भूलिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नॉलेज हमेशा बढ़ता है शेयर करने से, और शेयर जरूर करना चाहिए, ज्ञान में हमेशा वृद्धि ही होती है। तो मिलते हैं जल्दी ही, टिल देन थैंक यू वेरी मच।